उस दिन अब्बा ने ऐसा फैसला किया जो हमारी सोच से भी बाहर था। ये वाक़या उस दिन का है जब अम्मा को बुखार आया था और हम उनके पास बैठे रो रहे थे। अगली सुबह अब्बा हस्बे मामूल जल्दी वर्कशॉप चले गए। अम्मा ने बमुश्किल उठकर नाश्ता बनाया और हम तीनों बहनें उनका हाथ बटाने लगी। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहा था। जब शाम के वक्त अब्बा घर वापस आए, उनके साथ एक अजनबी भी था। वो दरमियानी उम्र का, सांवले रंग का, चेहरे पर घनी मूंछों वाला शख्स था। कपड़ों से गुरेज, बू से बेजारी और हाथों पर चिकनाई के धब्बे वाजिया बता रहे थे कि ये कोई मजदूर या मैकेनिक है। अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो अब्बा ने चट से कहा, ये अबसार है, कल आयशा का निकाह है इससे। हम सब ठटक गए। मैं और नौरीन समझ ही न पाई कि ये मजाक है या हकीकत। अम्मा तो जैसे सुन हो गई। आयशा बाजी, जिन्होंने पर्दे के पीछे से सब सुन लिया था, कपकपाते कदमों से बाहर आई। अब्बा, क्या मतलब? मेरी शादी? और आपने बताया भी नहीं? अब्बा ने घूर कर देखा। जुबान बंद रखो, फैसला हो चुका है, कल काजी साहब आ रहे हैं। वो शख्स जिसका नाम अबसार था खामोशी से अब्बा के साथ बैठा चाय पीता रहा। ना हमारी तरफ देखा, ना कुछ कहा। हमें लगा जैसे हम इंसान नहीं, सौदा है जिसकी कीमत लगाई जा रही है। अम्मा ने पहली बार नरमी से बात करने की कोशिश की। फरीद अहमद, बेटी की शादी का फैसला यूँ अचानक नहीं करते। ये लड़का। अब्बा ने जूता उठाया और फर्श पर जोर से मारा। खामोश, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है। उस रात घर का माहौल सुगवार था। आयशा बाजी कमरे में चुपचाप बैठ गई। नौरीन ने उनके पास बैठकर तसल्ली दी। मैं उनका हाथ थामे रही, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस एकटक दरवाजे को देखती रही। मेरे अब्बा, एक ऐसा नाम जिसे ज़ुबान पर लाते ही दिल दहल जाता है। सख्ती, बेरुखी और नफ़रत, ये सब गोया उनके वजूद का हिस्सा थे। मैं शेज़ा हूँ। हम 3 बहनें थीं और अम्मा, लेकिन हमारे घर में सिर्फ एक ही इंसान की मर्जी चलती थी, अब्बा की। वो ना हमें बेटी मानते थे, ना अम्मा को बीवी। उनके लिए हम जैसे बोझ थे, जिन्हें वो उठाना तो चाहते नहीं थे और छोड़ भी नहीं सकते थे। बस जीते जागते लोग नहीं, चीज़ें थे हम। अब्बा के पास बहुत ज़मीनें थीं, शहर के बीचों बीच वर्कशॉप, घर के पीछे खुली जागीर। लेकिन ये सब होने के बावजूद हमें वो सादा कपड़ों, टूटी चप्पलों और चिटाई पर सोने से आगे कुछ न देते। अम्मा को वो हमेशा ताना देते, बेटियां ही पैदा करनी थी, मर्द की नस्ल तो बढ़ा नहीं सकी, अब भुगतो। और अम्मा बस चुपचाप सुनती रहती, आंखों में नमी, लबों पर खामोशी। दिल में कितना दर्द छुपा था, शायद हम कभी मुकम्मल जान भी नहीं सके। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं कि अब्बा की नज़रों का जहर महसूस न कर सकूं। वो हमें ऐसे घूरते जैसे हम उनके अपने ना हों, जैसे हम उनके लिए गंदगी हो जो घर में गलती से आ गई हो। उनके निगाह में हमारे लिए ना इज्जत थी, ना प्यार। न कभी उन्होंने हमारे सरों पर हाथ रखा, न हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। एक बार मैंने जिद की, अब्बा मुझे भी किताबें चाहिए, जैसे स्कूल की बाकी लड़कियों के पास होती है। उन्होंने सर्द लहजे में जवाब दिया, पढ़ के क्या बनेगी? कोई डॉक्टर बनना है क्या? आखिर को चूल्हा ही तो जलाना है। उस दिन के बाद मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। मांगने से ज़्यादा इनकार की तकलीफ़ होती थी। अम्मा कहती थीं, बेटी, मर्द का दिल नहीं बदलता, बस औरत को सब्र आ जाता है। शायद वो दुरुस्त कहती थी। अब्बा के दोस्त और मुलाजिम उनसे डरते थे, मगर हम बेटियां उनसे नहीं, उनके साय से भी कामते थे। कभी कभार अगर कोई मेहमान आ जाता तो हम चारों कमरे में बंद कर दी जाती, ताकि किसी को ये ना पता चले कि इस घर में सिर्फ औरतें ही रहती हैं, जैसे हमारा वजूद शर्मिंदगी का बायस हो। अम्मा अक्सर दरवाजे के पीछे बैठकर चुपके चुपके रोती थीं, आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिश में। एक दिन मैंने पूछा, अम्मा, अब्बा आपसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? वो बस सर झुकाकर बोली, बेटा, उन्होंने कभी किसी औरत से मोहब्बत की ही नहीं। मेरे ख्याल में अब्बा अंदर से किसी टूटे हुए आईने की तरह थे, जिनके दिल में औरत के लिए बस नफ़रत बची थी। अम्मा बताती थीं कि उनकी मंगनी किसी और से हुई थी, जो उन्हें छोड़ गई, और उसके बाद उनके दिल में सिर्फ जहर भरा रह गया। शादी अम्मा से हुई, लेकिन कभी निभाई नहीं, जैसे एक कैद थी जिसे काटना पड़ रहा था। मैंने अपनी बहनों को कभी बचपन जीते नहीं देखा। वो हर वक्त काम करती थी, बर्तन, कपड़े, सफाई। खेलने का वक्त न था, हंसने की इजाज़त न थी। अब्बा के होते हुए हम जीते नहीं थे, सिर्फ सांस लेते थे, और वो भी छुप कर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंधेरा
अभी आना बाकी था, और उस अंधेरे में सबसे पहले रोशनी मेरी बड़ी बहन आयशा की ज़िंदगी से छीनी जाएगी। अब्बा के फैसले की अगली सुबह निकाह के लिए मोहल्ले के इमाम को बुलाया गया। अब्बा ने महज 2 लोगों को गवाह रखा और बाकी मोहल्ले को लाइव रखा। हमें साफ हिदायत थी कि किसी को कुछ नहीं बताना। आयशा बाजी को एक सादा सा लिबास पहनाकर सामने बिठा दिया गया। न मेहंदी, न ज़ेवर, न कोई तैयारी, जैसे निकाह नहीं, कोई कागजी कार्रवाई हो रही हो। जब मौलवी साहब ने पूछा कबूल है, तो आयशा बाजी की आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने बमुश्किल कहा कबूल है, और यूँ एक ज़िंदगी का सौदा मुकम्मल हो गया। निकाह के फ़ौरन बाद अब्बा ने अम्मा से कहा तैयारी करो, आज ही रुखसती है। अम्मा ने बमुश्किल पूछा क्या एक जोड़ा भी साथ दे दी, कुछ बर्तन, बिस्तर? अब्बा ने सर्द लहजे में कहा कुछ नहीं मिलेगा, जिस घर जा रही है वही सब देगा। मैं जहेज़ के खिलाफ हूँ। मैंने देखा आयशा बाजी का चेहरा जर्द पड़ चुका था। वो पल पल हमें, घर की दीवारों को, अम्मा की आंचल को देखती रही, जैसे आखिरी बार सब कुछ याद में बसा रही हूँ। रुखसती के वक्त अब्बा ने उनके सर पर हाथ नहीं रखा, न दुआ दी, न अलविदाई जुमला कहा, बस इशारा किया चलो देर हो रही है। दरवाज़ा बंद हुआ और हमारी बहन हमारे सामने से छिन गई, जैसे किसी ने बगैर इजाज़त हमारी दुनिया से एक अहम हिस्सा काट दिया हो। आयशा बाजी की रुखसती के बाद जैसे हमारा घर खामोश हो गया। वो खामोशी जो दीवारों से टकरा कर गूंजती थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ माँ समझ सकती थी। वो हमारे बीच नहीं थी, मगर उनका खाली कमरा, उनका तकिया रखा सरहाना, सब कुछ हमें रोज़ याद दिलाता था कि हमसे क्या छिन गया है। पहला हफ्ता खामोशी में गुजरा, दूसरा बेचैनी में। हम सबको लग रहा था कि शायद अब्सार उन्हें लेकर मिलने आएगा या कोई पैगाम भेजेगा, मगर हर दिन सिर्फ इंतज़ार लाया, खबर नहीं। मैं और नौरीन हर शाम दरवाजे के करीब बैठ जाते, बाहर की सड़क देखते। कभी कोई आहट होती, कोई अजनबी दिखता तो दिल धड़क उठता, मगर हर बार मायूसी हाथ लगती। 3 महीने गुजर चुके थे, आयशा की कोई खबर नहीं आई थी, ना कोई ख़त, ना पैगाम। मैं और नौरीन रोज़ घर के सामने खड़े होकर बाहर झांकते। एक दिन नौरीन ने कहा शायद अब्बा ने उन्हें कह रखा हो कि कभी वापस ना आए। मैंने सर झुका लिया, शायद, या फिर वो खुद इस काबिल न रही हों कि वापस आए। फिर एक शाम अम्मा ने हिम्मत करके अब्बा से बात करने की ठानी। वो कई दिनों से सोच रही थी, मगर अब सब्र जवाब दे चुका था। वो दोपहर का वक्त था, अब्बा वर्कशॉप से लौटे ही थे। अम्मा ने खाना रखा और हल्के लहजे में बोली फरीद अहमद, एक बार मुझे आयशा से मिलवा दे। मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस एक बार देख लूँगी। अब्बा ने खाने का नवाला मुंह से बाहर फेंका और जोर से मेज़ पर हाथ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले पर बात करने की? मैं बस एक माँ हूँ, माँ के दिल में बेटे की तड़प है, अम्मा ने धीरे से कहा। उस जुमले के बाद जो हुआ वो हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब्बा ने झपट कर लाठी उठाई और अम्मा पर बरसना शुरू कर दिया। माँ, तुम जैसी माँ ने तो मुझे कमज़ोर कर दिया, इसीलिए बेटियां पैदा हुई। बोलती बंद करो। मैं और नौरीन दौड़े, अम्मा को बचाने की कोशिश की, मगर अब्बा हमें भी धकेलते रहे। नौरीन चीख पड़ी, अब्बा बस करें। अब्बा की आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर तुम दोनों को भी ऐसे रुखसत न किया तो मेरा नाम फरीद नहीं। उस दिन अम्मा का बाजू सूज गया। हमने कपड़ा बांधा, पट्टियाँ रखी, मगर वो बोलती न थी, जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। मैं रात भर जागती रही। अम्मा की सांसें मध्यम होती थी, जैसे वो हर सांस में आयशा को याद करती हों। चंद दिन बाद एक मोहल्लेदार औरत हमारे घर आए। अम्मा से नजरें चुराएं, मगर आहिस्ता से बोली, आयशा को अब्सार ने शहर से दूर किसी गांव भेज दिया है, कोई काम करवाता है उससे। कुछ लोग कह रहे थे उसे कैद की तरह रखा है। ये सुनते ही अम्मा का रंग फीका पड़ गया। क्या कहा तुमने? वो मेरी बच्ची है, उसे कैद कर दिया। मैं और नौरीन उस औरत के पीछे भागे कि और तफसील पूछ सके, मगर वो जल्दी से निकल गई। शायद अब्बा को खबर लगने का डर था। अब अम्मा दिन रात आयशा का नाम लेती थी। कभी अकेले में बोलती, मेरी बच्ची क्या खाती होगी। कभी रात को जाकर बाहर निकल आती, जैसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुन ली हो। मैंने और नौरीन ने अम्मा को बहुत संभालने की कोशिश की, मगर हम खुद भी बच्चे थे। हमने कभी ये सीखा ही नहीं था कि माँ के ज़ख्मों पर मरहम कैसे रखा जाता है। आयशा के बाद अम्मा का वजूद जैसे आधा रह गया था। फिर एक दिन जब सूरज अपने निस्फ सफ़ पर था, अब्बा गैर मामूली तौर पर जल्दी घर आ गए।
उनके चेहरे पर वही करख्तगी थी जो हम बरसों से देखते आ रहे थे, मगर इस बार आंखों में एक फैसला नजर आ रहा था। नौरीन का निकाह अगले हफ्ते है। बस एक जुमला और जैसे हम सबका खून मंजमद हो गया। नौरीन ने झटके से सर उठाया। अब्बा, निकाह किससे? ज़रूरत से ज़्यादा सवाल न करो, बस तैयारी करो, निकाह तय हो चुका है। अम्मा ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। फरीद अहमद, अभी तो आयशा की कोई खबर नहीं, नौरीन को भी यूं ही भेज देंगे? अब्बा ने बर्तन उठाकर फर्श में पटक दिए। खबरदार जो तुमने उसका नाम लिया, और हाँ, निकाह होकर रहेगा। मैं लपक कर अम्मा के करीब हुई। अम्मा, हम कुछ करें, नौरीन आप ही को बचाएं। अगले दिन अब्बा के साथ वही शख्स आया जिससे निकाह तय हुआ था। नाम अनवर था। ना तालीम, ना तरबियत, ना कोई सलीका। किसी गाड़ी के पंक्चर का काम करता था। चाल ढाल, गुफ्तगू सब कुछ बता रहा था कि वह नौरीन के किसी तौर लायक नहीं, ना ज़हनी हमांगी, ना इखलाक की बराबरी। अब्बा ने हमें एक कोने में बिठाकर निकाह की तैयारियों की बातें शुरू कर दी। अम्मा बोलने लगी, फरीद अहमद, कम से कम लड़का देखा तो होता, कुछ मालूमात ली होती। अब्बा ने उनकी बात टाल दी। मैंने जो फैसला कर लिया वो होकर रहेगा, और तुम सब अपनी ज़ुबान बंद रखो। उस रात नौरीन और मैं छत पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर हमारे दिलों पर एक बोझ सा था। नौरीन ने सिर झुकाया। शिज़ा, शायद मेरी किस्मत भी आयशा जैसी ही है। नहीं, आप भाग जाएं, हम अम्मा को भी साथ ले जाएंगे। वो मुस्कुरा दी। तुम छोटी हो, नहीं जानती ये दुनिया इतनी आसान नहीं। अम्मा हमारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन वो अब्बा के सामने एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती। 2 दिन बाद निकाह की तारीख तय हो गई। मोहल्ले में अब की बार किसी को इत्तला नहीं दी गई, बस खामोशी से काजी साहब को बुलाया गया। इस बार अब्बा ने हमें नए कपड़े तो दिए, मगर वो भी ऐसे जैसे किसी को दिखाने के लिए। अंदर से सब जानते थे कि ये एक सज़ा है। नौरीन ने निकाह के दिन कमरे में बैठकर खामोशी से दुआ पढ़ी। काजी साहब आए, 2 गवाह बैठे, और वही मंजर दोहरा दिया गया जो कुछ महीने पहले हम देख चुके थे। सवाल पूछा गया, जवाब दिया गया, और निकाह मुकम्मल हो गया। कोई खुशी, कोई दुआ, कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक खाली कमरा, एक मजबूर लड़की और एक बेरहम बाप। रुखसती का वक्त आया तो अम्मा ने पहली बार कुछ कहना चाहा, मगर अब्बा ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। चुप रहो, तुमसे ज़्यादा मुझे अपनी बेटियों की फिक्र है। नौरीन ने आखिरी बार पीछे मुड़कर हमें देखा। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न शिकवा न शिकायत, सिर्फ खामोशी। मैं दरवाजे तक गई, उनका हाथ थामा। आप चली जाएं, लेकिन वादा करें कभी कभी ख़त ज़रूर भेजेंगी। उन्होंने सर हिलाया, मगर उसके बाद हमने कभी न ख़त पाया न आवाज़ सुनी। अनवर उन्हें ले गया एक पुरानी मोटरसाइकिल पर, और हम फिर से 3 से 2 रह गए। निकाह के बाद अम्मा बिल्कुल टूट गई। कई दिन तक उन्होंने न खाना खाया, न किसी से बात की। मैंने उनके लिए चाय बनाई, दवाएं दी, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। बस अक्सर बैठी बैठी खाली कमरे को देखती रहती, जैसे वहाँ अब भी नौरीन की आवाज़ गूंजती हो। अब्बा का रवैया बहुत भी सख्त हो चुका था, जैसे वो हमें कोई इंतकामी मिशन के तहत एक एक करके ख़त्म कर रहे हों। हर रोज़ उनकी आंखों में एक नया मंसूबा, एक नई सख्ती झलकती। कुछ दिन बाद मोहल्ले की वही फ़कीरनी दोबारा आई, जिसने हमें पहले भी कई राज बताए थे। उसने मुझे दरवाजे पर बुलाया, आहिस्ता से कहा, बीबी, नौरीन का शौहर भी वही निकला है जैसे अब 60 था। उन दोनों को जैसे एक ही मकसद के लिए मुंतखब किया गया हो। मैंने सवाल किया, क्या मतलब? वो बोले, अब्बा तुम्हारे बदले ले रहा है, तुम्हारी माँ से, तुमसे और तुम्हारी बहनों से। वो औरतों से नफरत करता है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, कमरे में आई और अम्मा के पास बैठकर सिर्फ इतना कहा, अम्मा, अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इंतज़ार नहीं, एक और इम्तिहान बाकी है, और अब वो इम्तिहान शायद मेरी बारी पर आ चुका है। मैंने अपनी उम्र के वो दिन गुजारने शुरू किए जिनमें लड़कियां आमतौर पर ख्वाब देखती हैं, मगर मैं सिर्फ एक ही ख्याल से 2-4 थी कि अब मेरी बारी है। एक रात अम्मा ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा, शिज़ा, अगर तुझे मौका मिले तो चली जाना, कहीं भी। ये घर अब तुम्हारे लिए नहीं बचा। मैंने उनका हाथ पकड़कर जवाब दिया, नहीं अम्मा, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा? अम्मा ने नज़रें चुरा ली। मेरे पास सब कुछ बचा ही कहाँ है? तुम बची हो, तुम्हें बचना है।
میں نے خود کو تسلی دینا شروع کی کہ شاید ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ ایک دن ابا نے اماں کو بازار بھیجا اور مجھے اکیلا گھر پر چھوڑا۔ وہ پہلی بار تھا کہ مجھے اندرونی خانہ رہنے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے یہ موقع غنیمت جانا اور الماری کے نچلے خانے سے کچھ پرانے کاغذات نکالنے شروع کیے۔ ان میں ایک پرانا نکاح نامہ، ایک تصویر اور کچھ چٹھیوں کے ٹکڑے تھے جن پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، لیکن تحریر اماں کی تھی۔ انہوں نے شاید کبھی کسی کو خط لکھنے کی کوشش کی تھی، شاید اپنی ماں کو یا کسی رشتہ دار کو، مگر خط کبھی مکمل نہیں ہوئے۔ میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا، اماں یہ خطوط آپ نے کب لکھے تھے؟ وہ چونک گئی۔ بس کسی وقت دل کیا تھا پر کبھی بھیجنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ابا نے ہمارا سب سے پہلا رشتہ کاٹ دیا تھا رشتہ داروں سے۔ ایک اور دن محلے کی ایک لڑکی کی شادی کا شور اٹھا، دعوت کے کارڈز بانٹے جا رہے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی۔ میں نے اماں سے کہا، ہم تو نہیں جا سکتے نا؟ انہوں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر شام کو ابا آیا اور خلاف معمول نرم لہجے میں بولا، کل تم اور تمہاری ماں اس شادی میں جا رہے ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، حیرت کا لمحہ تھا۔ نہ جانے کیوں پر میں خوش بھی ہوئی، ڈری بھی، مگر ہمارے پاس تو اچھے کپڑے نہیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا۔ ابا نے جواب نہیں دیا، بس باہر نکل گیا۔ اگلی صبح ایک تھیلا اندر پڑا تھا جس میں 2 نئے ریڈی میڈ سوٹ تھے۔ میں نے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، پہلی بار لگ رہا تھا جیسے ہم بھی کسی موقع کے مستحق ہیں۔ شادی کا دن آیا تو اماں نے بہت احتیاط سے مجھے تیار کیا۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی تقریب میں جا رہی تھی، وہ بھی ابا کی اجازت سے۔ اماں بار بار پوچھتی، بال صحیح ہے نا؟ کلپ ٹھیک لگایا؟ دوپٹہ پیچھے تو نہیں جا رہا؟ جیسے وہ خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اماں سب ٹھیک ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر اور دعا اکٹھی تھی۔ ہم شادی والے گھر پہنچے تو وہاں ایک الگ ہی دنیا تھی۔ روشنیوں سے سجا ہوا بڑا سا آنگن، خواتین کی ہنسی، خوشبوؤں کی لپٹ، کیا مبارکبادیں، یہ سب ہمارے لیے اجنبی تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے کسی بھی لمحے کچھ بگڑ سکتا ہو۔ ہمیں خواتین کے حصے میں بٹھایا گیا۔ میں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی، اماں میرے پاس تھی۔ ہم دونوں خاموشی سے باقی عورتوں کو دیکھتے رہے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کھا رہی تھیں، تصویریں کھنچوا رہی تھیں۔ میں نے ایسا ماحول صرف کبھی دور سے دیکھا تھا، قریب سے نہیں۔ پہلی بار دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی، کاش میری زندگی بھی کسی دن ایسی ہو، ہنسی، خوشی، رنگ۔ تقریب شروع ہوئی تو ملک صاحب کی بیٹی سجی سنوری ہوئی اسٹیج پر آئی۔ دلہا بھی ساتھ تھا، لمبا صاف رنگ، خوش لباس۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک سوچ ابھری، کاش کوئی ایسا شخص مجھے بھی اپنی زندگی میں جگہ دے، جو مجھے عزت دے، انسان سمجھے۔ میں انہی خیالات میں تھی کہ اچانک محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑا ایک نوجوان میری طرف دیکھ رہا تھا، لباس میں سلیقہ، آنکھوں میں سنجیدگی، چہرے پر نرم تاثر۔ میں نظریں جھکا گئی، مگر دل کی دھڑکن کچھ بڑھ گئی تھی۔ اماں نے ہلکے سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، شاید کوئی پہچان رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان مردانے سے نکل کر ایک بار پھر سے ہماری طرف آیا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک بڑی خاتون بھی تھی۔ وہ اماں کے پاس آ کر رکی اور سلام کیا۔ باجی، آپ فرید احمد کی زوجہ ہیں؟ اماں نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا، جی، میں ملکوں کی خالہ ہوں اور یہ میرا بھانجا ہے، اور ہم شادی نے آپ کی بیٹی کو دیکھا، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اماں چونک گئی اور میری طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ عورت دوبارہ بولی، ہم رشتہ لے کر آئیں گے اگر اجازت دیں۔ ابھی اماں کچھ بولتی اس سے پہلے ابا کا خیال اماں کے چہرے پر چھا گیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، باجی ہمیں دیر ہو گئی ہے، ہمیں جانا ہے۔ ہم جلدی سے نکلے، لیکن میں جانتی تھی دعوت میں جو چند لمحے میں نے گزارے تھے وہ میری زندگی کے سب سے مختلف لمحے تھے۔ واپسی پر اماں نے ایک بار پھر کچھ نہیں کہا، لیکن گھر پہنچ کر انہوں نے اچانک میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، شزا، اس دنیا میں شاید اچھے لوگ اب بھی ہیں۔ میں خاموش رہی، دل میں بے شمار سوال، تھوڑا سا خوف اور تھوڑی سی امید تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کمرے میں تھی، اماں نے دروازہ کھولا۔ وہی عورت اور ارحم کے والدین کھڑے تھے۔ ہم نے کل بات کی تھی، اب رشتہ لے کر آئے ہیں، اگر فرید صاحب ہوں تو بات کریں۔ ابا گھر پر نہیں تھی۔ اماں نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔
आप लोग प्लीज़ चले जाएं, अगर फरीद अहमद आ गए तो बहुत बुरा होगा। वो औरत बोली, बाजी हम इज्जत से आए हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। हमें लड़की पसंद आई है और हम चाहते हैं कि वो उस घर से निकले जहाँ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन अम्मा ने सिर्फ एक बात की, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरे शौहर के सामने ना आए, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें समझाकर रुखसत किया गया, मगर शाम को जैसे तूफान आ गया। अब्बा को पता चल चुका था। वो घर आए और उनका गुस्सा काबू से बाहर था। उन्होंने मुझे कमरे से घसीट कर बाहर निकाला। यही सिखाया था तुमने इसे, शादी में जाकर मर्दों को रिझाना। मैं रोती रही, अब्बा मैंने कुछ नहीं किया, कसम खाती हूँ। उन्होंने मुझे मारा, गालियाँ दी। अम्मा ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, मगर अब्बा का हाथ उन पर पे उठ गया। पूरा घर जैसे जंग का मैदान बन चुका था। 2 दिन बाद वही लोग दोबारा आए। अब की बार अरहम भी साथ था। उसकी आंखों में वही इल्तिजा थी जो मैंने कभी अपनी आंखों में देखी थी, आज़ाद होने की। मगर अब्बा ने इस बार हद पार कर दी। उन सबको घर के दरवाजे पर बेइज्जत करके निकाल दिया। हम माँ बेटी एक बार फिर तन्हा रह गई। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। एक लड़का जिसका नाम अरहम था, उसने मुझे इंसान समझा। शायद ये पहला मौका था कि किसी ने मुझे देखा, बस किसी लड़की की तौर पर, बल्कि एक मुकम्मल इंसान के तौर पर। उस दिन के बाद मेरा दिल बार बार यही सोचता, क्या ये ख्वाब था या एक नया आगाज़। दावत के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो एक नई करवट ले चुका था। अरहम के वालिदैन ने वो सब किया जो एक अच्छे रिश्ते की उम्मीद रखने वाले करते हैं। नरम लहजा, इज्जत के दायरे में बात और अपनी मर्जी ठोंसने के बजाय अम्मा से इजाज़त मांगना। मगर हम अच्छी तरह जानते थे कि हमारे घर की दहलीज पर कदम रखना इतना आसान नहीं। अरहम की खाला जो पहली बार शादी में मिली थी, अगले हफ्ते फिर आई थी। इस बार उनके साथ उनकी बड़ी बहन और अरहम की वालिदा भी थी। उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर एक उम्मीद की झलक। बाजी हमें आपकी बेटी पसंद आई है, हम रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी तरफ से आपके लिए भी बेटी जैसी इज्जत होगी। अम्मा का चेहरा जैसे सफ़ेद पड़ गया। वो बहुत आहिस्ता बोली, आप लोग चले जाएं, फरीद घर पर नहीं है, और अगर आ गए तो। अरहम की वालिदा ने बात काटी, हम किसी की बेइज्जती के लिए नहीं आए। हम चाहते हैं कि शीज़ा महफूज हो, खुश हो, और जो हमने देखा वो हमें पसंद आया। मैं कमरे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज़ थी। मैंने झांक कर देखा तो अरहम भी उनके साथ था। उसकी नज़रें नीचे थी, मगर चेहरे पर फैसला वाज़िया था। अभी अम्मा ने कुछ कहा बिना था कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। अब्बा आ गए थे। शायद मोहल्ले में किसी ने उन्हें बता दिया था कि कुछ लोग उनकी हाय मौजूदगी में उनके घर आ रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? वो दहाड़े, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर में घुस आए हो? अरहम के वालिद ने बात संभालने की कोशिश की। भाई साहब, हम रिश्ता लेकर आए हैं, बराह करम बात समझने की कोशिश करें। रिश्ता? किसका रिश्ता? मेरी बेटी का। वो मेरी तरफ देखने लगे जब दरवाजे के पीछे से निकल आई थी। यही दिखाया था तुमने, मर्दों को रिझाने के ढंग? उन्होंने कदम बढ़ाया और बगैर कुछ कहे मुझे थप्पड़ मारा। मैं लड़खड़ा गई। अम्मा बीच में आई, फरीद ये क्या कर रहे हो? इज्जत से आए हैं, बात तो सुनो। उन्होंने अम्मा को भी धक्का दिया। तुम्हारी वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ा है। एक के बाद एक मेरे सर पर सवार हो रही हैं। अरहम कुछ कदम आगे आया। अंकल, हमने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सिर्फ नेक नियति से रिश्ता लेकर आया हूँ। अब्बा ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम लोग मेरे घर की दहलीज पर दोबारा नजर न आना, और अगर आए तो पुलिस बुला लूँगा। अरहम की वालिदा ने अम्मा से नजरें चुराईं और आहिस्ता से कहा, हम सिर्फ खुशी के लिए आए थे, आप चाहें तो हम वापस चले जाते हैं। अब्बा ने आगे बढ़कर उनके हाथ से मिठाई का डब्बा छीना और दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। वो सब वापस चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन अंदर का तूफान अभी थमा नहीं था। अब्बा ने मुझे कमरे में धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो तुम्हें बाहर भेजना बंद किया था, फिर ये तमाशा कैसे लगा? मैं रो रही थी। अब्बा, मेरी कोई हालत नहीं, कसम से मुझे कुछ नहीं मालूम था। अब्बा ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और मेरे बाजू पर लाठी मार दी। अम्मा बीच में आई। फरीद बस करो, ये बच्ची है, आपकी बेटी है। बेटी? बेटी नहीं है ये वो दाग है जो हमारे ख़ानदान की इज्जत पर लग गया है।
उन्होंने कमरे की कुंडी लगा दी, मुझे और अम्मा को अंदर बंद कर दिया। हम पूरी रात बंद रहे। अम्मा ने मेरा बाजू पकड़कर देखा, नीला पड़ चुका था। बेटा, मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं कुछ कर पाती तो तुझे बचा लेती। मैंने अम्मा का हाथ पकड़कर कहा, आपका कसूर नहीं अम्मा, हम बस एक ऐसे कैदखाने में पैदा हुए हैं जहाँ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुबह दरवाज़ा खुला और हमें बाहर जाने की इजाज़त दी गई। अब्बा खामोश थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अम्मा के साथ बावर्ची खाने में काम करने लगी, लेकिन जहन में अरहम की वो नज़रें बार बार आ रही थीं, जिनमें सिर्फ सवाल थे। अगले दिन वही फ़कीरनी आई जो अक्सर खैरात मांगने आती थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ में कागज़ दिया। बीबी, वो लड़का बार बार आ रहा है रिश्ता लेकर, उसे तुमसे बात करनी है। उसने मुझसे कहा है मैं पैगाम दे दूँ। मैंने कागज़ खोला, उसमें लिखा था, शेज़ा, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पर क्या गुजर रही है। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाने के लिए हर हद तक जाऊँगा, बस एक मौका दो। अरहम। मैंने वो पर्ची लपेट के संदूक में छुपा दी। अब मैं समझ चुकी थी, जो शुरू हुआ है वो रुकेगा नहीं। अब्बा के तशद्दुद से कहीं ज़्यादा मुझे अब अपने दिल का फ़ैसला डरा रहा था, क्योंकि अब मैंने पहली बार किसी पर भरोसा करने का सोचा था। पिछले कुछ दिन एक कश्मकश में गुजरे। अरहम की पर्ची मेरे दिल में एक नई हलचल पैदा कर चुकी थी, और अब्बा के तशद्दुद ने मुझे मज़ीद बेबस कर दिया था। फिर वो दिन आया जब हमारी चीखों की आवाज़ें दीवारों से निकलकर गली में सुनाई देने लगी और गली सुनने लगी। शाम का वक्त था। अम्मा किचन में रोटियां पका रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी और अब्बा सेहन में बैठे सिगरेट पी रहे थे। अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो, पुलिस है। हम दोनों सहम गए। अब्बा ने एक लम्हे के लिए सिगरेट बुझाया और दरवाज़ा खोला। बाहर 2 सिपाही और एक इंस्पेक्टर खड़े थे। हमें इत्तला मिली है कि इस घर में औरतों पर तशद्दुद होता है। हमें फरीद अहमद को गिरफ्तार करना है। अब्बा के चेहरे पर पहली बार हैरानी और गुस्सा एक साथ दिखाई दिया। कौन है जो मेरे खिलाफ बकवास कर रहा है? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। आपके मोहल्ले वालों की शिकायत है, हम घर की औरतों से बयान लेंगे, आइए हमारे साथ। पहले तो अब्बा ने मुज़ाहमत की, लेकिन पुलिस के दबाव पर मजबूरन हथकड़ियाँ पहननी पड़ीं। उनके चेहरे पर जितना गुस्सा था उससे ज़्यादा हैरानी कि उनके खिलाफ को बोलने की जुर्रत कैसे कर सकता है। मोहल्ले के कुछ लोग दरवाज़ों से झांक रहे थे, कुछ बच्चों ने तालियां भी बजाईं। मैं और अम्मा दोनों दरवाजे के पीछे खड़ी थी। अम्मा के चेहरे पर कुछ लम्हों को सुकून सा दिखाई दिया, लेकिन फ़ौरन ही वो बेचैनी में बदल गया। अगले दिन हमें थाने बुलाया गया। पुलिस चाहती थी कि अम्मा अपने शौहर के खिलाफ बयान दे। इंस्पेक्टर ने कुर्सी खींचकर अम्मा को बिठाया। बाजी, आपकी बेटी की चीखों की आवाज़ें मोहल्ले तक गईं। हमें सब पता है, अब वक्त है कि आप सच बोलें। मैं दरवाजे के बाहर बैठी सब सुन रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैं चाहती थी अम्मा आखिरकार वो सब बोलें जो बरसों से उनके अंदर दबा हुआ था। मैंने दुआ की, या अल्लाह, आज मेरी माँ बोल जाए। इंस्पेक्टर दोबारा गोया हुआ। आपका शौहर बेटियों पर जुल्म करता है, बीवी पर हाथ उठाता है। हमें सच बताइए ताकि हम इंसाफ कर सके। अम्मा ने कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर सर झुकाकर बोली, मेरे शौहर का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। घर की बातें बाहर निकल जाती हैं, इसीलिए लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा, आप यकीन से कह रही हैं कि वो आप पर या आपकी बेटी पर हाथ नहीं उठाते? जी, कभी कभी गुस्से में थोड़ा सख्त लहजा हो जाता है, लेकिन मारपीट की बात गलत है। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनकर शशतर रह गई। वो अम्मा जो रातों को मेरे ज़ख्मों पर पट्टियाँ रखती थीं, जो कहती थीं मैं तुझे बचाऊंगी, आज वो सब जुटला गए। वापसी पर अम्मा और अब्बा एक साथ आए। अब्बा की आंखों में वही पुराना गरूर था। उन्होंने मुझे देखा और हंकारा मारा। समझ गई क्यों कहा था कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकती? तुम्हें बेच कर भी बच निकलूंगा। मैंने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों से नज़रें चुरा लीं। कमरे में दाखिल होते ही अब्बा ने दरवाज़ा बंद किया और बोले, तुम दोनों को लगता है कि पुलिस मेरे खिलाफ खड़ी हो जाएगी? मैंने इस मोहल्ले में 25 साल गुजारे हैं। अम्मा खामोश खड़ी थी। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, आपने ऐसे क्यों किया? आपने क्यों झूठ बोला? वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, शेज़ा, अगर मैं सच बोलती तो तुम्हारा बाप कभी वापस ना आता और तुम्हारी शादी हमेशा के लिए रुक जाती।
वो लोग कभी तुम्हें अपना ना पाते जिन्हें तुम पसंद करती हो। अरहम की बात है। हाँ, अगर तुम्हारे अब्बा को सज़ा हुई तो उनकी ज़िद और बढ़ेगी। वो कभी तुम्हें किसी के साथ खुश नहीं देखना चाहेंगे। मैंने सच छुपाया ताकि तुम बच सको। मैं कुछ न बोली, बस खामोशी से कमरे के कोने में बैठ गई। मेरे अंदर कोई टूट चुका था। एक उम्मीद, एक भरोसा और एक यकीन कि अम्मा कम अज़ कम मेरे साथ खड़ी होंगी। पुलिस से वापसी के बाद घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। अम्मा का झूठ सुनकर एक तरफ दिल टूटा, दूसरी तरफ कुछ समझ में आने लगा था। वो मेरी हिफाजत के लिए झूठ बोल गई, मगर उस झूठ ने मुझे एक मौका ज़रूर दिया था। उस मौके को मैं खोना नहीं चाहती थी। चंद दिन गुजरे। अब्बा मामूल के मुताबिक सुबह वर्कशॉप चले गए। हम अम्मा के साथ घर के काम काज में लगे रहते, लेकिन मेरी नज़रें अक्सर गली के नुक्कड़ पर जाकर ठहर जाती, जहाँ कभी वो फ़कीर नहीं आती थी जिसने पहले अरहम का पैगाम दिया था। एक से पहले वो औरत फिर आई। धूप की शिद्दत में उसकी झरियों भरी पेशानी पसीने से तर थी। दरवाजे पर आए तो अम्मा ने अंदर बुला लिया, पानी पिलाया और थोड़ा सा खाना दिया। वो अम्मा के साथ बातें करने लगी और मुझे इशारे से पास बुलाया। बीबी, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसने अपने फटे पुराने थैले से एक छोटा सा पैकेट निकाला और चुपके से मेरे हाथ में थमा दिया। ये अरहम ने भेजा है, फ़ोन और बर्ची है। बाकी बात तुम खुद समझ जाना। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने जल्दी से पैकेट आस्तीन के नीचे छुपा लिया और पानी लेने के बहाने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से पैकेट खोला। उसमें एक छोटा सा बटन फ़ोन था, सादा सा, और साथ एक पर्ची जिसमें साफ हाथ से लिखा था, शिज़ा, मैं अरहम हूँ। तुम्हें पहली बार देखकर दिल में कुछ बैठ गया था जो अब निकलने का नाम नहीं ले रहा। मैं जानता हूँ तुम किस अज़ाब में जी रही हो और मैं तुम्हें वहाँ से निकालना चाहता हूँ। ये फ़ोन इसलिए भेजा है कि हम बात कर सकें। अगर तुम राज़ी हो तो मैं तुम्हें अपना नाम देने को तैयार हूँ। बस एक बार हाँ कह दो। मैंने फ़ोन ऑन किया तो फ़ौरन कॉल आ गई। स्क्रीन पर अरहम का नाम चमक रहा था। हाथ कांपने लगे, फिर भी कॉल उठा ली। हेलो शिज़ा। हाँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अरहम बोला, तुम ठीक हो? मैंने सिर्फ इतना कहा, जी। और आप? बस तुम्हारी आवाज़ सुननी थी। मैं रोज़ सोचता हूँ कि तुम कैसी हो, कहाँ हो। अब्बा ने कुछ और तो नहीं कहा? तुम्हें वहाँ से निकालने का वक्त आ चुका है। मैं चुप रही, फिर बोली, अरहम, ये सब इतना आसान नहीं। अम्मा की हालत देखिए, वो रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रही है। मैं भागी तो वो जिंदा दफन हो जाएंगे। तो अम्मा को भी ले आते हैं, हम सबको संभाल लेंगे। ऐसा मुमकिन होता तो हम पहले ही निकल चुके होते। एक बार बात करो उनसे, बस एक बार। अगर वो तुम्हें हाँ कहते तो मैं उसे रात ले जाने आ जाऊंगा। मैंने फ़ोन बंद किया। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। अगली रात अम्मा के पास जा बैठी। वो सिलाई कर रही थी। मैंने धीरे से उनके हाथ से कपड़ा लिया और कहा, अम्मा, अगर एक दरवाज़ा खुल जाए और वहाँ एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही हो तो क्या मुझे जाना चाहिए? उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में सवाल था। क्या मतलब? अरहम मुझे निकालना चाहता है, निकाह करना चाहता है, इज्जत से। सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। अम्मा ने सांस खींची। शिज़ा, ये सब इतना सादा नहीं। तेरी बहनें, उन्हें भी मैंने अपनी नज़रों से जाती देखा है। और फिर कभी नहीं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं भी चली गई और वापस ना आ सकी तो? अगर अब्बा मेरी शादी भी किसी अनवर जैसे आदमी से करते तो? अम्मा की आंखों में वही कर्ब था जो बरसों से छुपा हुआ था। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, तेरी खातिर मैं सब सह सकती हूँ, बस तू खुश रह। तो क्या मैं चली जाऊँ? हाँ, अरहम पर भरोसा कर सकती है तो चली जा। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो मुझे भी किसी तरह निकाल लेना। मैंने फ़ौरन अरहम को फ़ोन किया, कल रात 1 बजे पुरानी गली के नुक्कड़ पर आ जाना। अम्मा भी मेरे साथ होंगी। अरहम की आवाज़ पुरसुकून थी। मैं आ जाऊँगा, सब ले जाऊँगा, तुम बस तैयार रहना। रात के 1 बजे जब सब मोहल्ले वाले सो चुके थे, मैं दरवाजे की दर से आखिरी बार घर को देख रही थी। मेरे हाथ में सामान के साथ वही फ़ोन था जिस पर अरहम से बात होती थी। सेहन में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अब्बा गहरी नींद में थे, या शायद मुझे पता नहीं था कि वो जाग रहे थे। दरवाजे से निकलते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ गई। गली की नुक्कड़ पर अरहम पहले से मौजूद था।
एक कार लिए, उसके साथ उसकी बहन भी थी। मुझे देखकर अरहम फौरन गाड़ी से निकला और दरवाज़ा खोलकर मुझे गाड़ी में बिठाया। सुबह होने से पहले हम एक महफूज मकाम पर थे। अगले ही दिन निकाह की तैयारी हुई। काजी साहब आए, अरहम के वालिदैन, बहन और 2 गवाह मौजूद थे। निकाह सादगी मगर दिल की रजामंदी से मुकम्मल हुआ। अरहम ने मुझे देखकर कहा, अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत भी हो। मैंने सादा से दुपट्टे से सर ढांपा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। पहली बार मुझे लगा जैसे ज़िंदगी ने कोई दरवाज़ा खोला है। 2 दिन बाद जब सब कुछ थोड़ा पुरसकून हुआ, मैंने अरहम से कहा, मुझे अम्मा की खैरियत का पता करना है। अरहम फ़ौरन तैयार हो गया। हम कल ही जाते हैं, पुलिस भी साथ होगी ताकि अगर कोई मसला हो तो हम रुक न जाए। अगली सुबह हम करीबी थाने पहुंचे। अरहम के वालिद ने पहले से बात कर रखी थी। 2 एहलकार हमारे साथ रवाना हुए। घर के करीब पहुंचे तो बाहर सब कुछ वैसा ही था, खामोश। मैंने अम्मा के लिए दिल में दुआ की, या अल्लाह उन्हें बचा ले। दरवाजे पर दस्तक दी गई, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला। अंदर हर तरफ अंधेरा था, चीज़ें बिखरी हुई थी। यहाँ कोई है? एक सिपाही ने आवाज़ दी। कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कमरे का दरवाज़ा खोला गया। अंदर अम्मा थी, निढाल हालत में, एक कोने में बैठी, बाजू पर चोट के निशान, चेहरे पर जख्म। मैं लपक कर उनके पास पहुंची। अम्मा, मैं आ गई, हम आपको ले जाने आए हैं। उनकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। वो बमुश्किल बोली, शिज़ा, तू आ गई? मैं जानती थी तू आएगी। अरहम ने फ़ौरन पुलिस को अब्बा के बारे में बताया। वो ज़रूर कहीं छुपे होंगे। कुछ लम्हे बाद अब्बा सहन के कोने से गिरफ्तार हो गए। वो पुलिस को देखकर बिफर गए। ये लड़की मेरे घर से भागी है, मुझे फंसा रही है। सिपाही ने उन्हें हथकड़ी लगाते हुए कहा, जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब देना होगा। हम अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंचे। वो शदीद ज़ख्मी थी, जिस्म कमज़ोर और सांस मध्यम। डॉक्टरों ने बताया, इन्हें बहुत देर बदलाया गया है, इन्फेक्शन फैल चुका है। मैं मुसलसल उनके पास बैठी रही। उन्होंने मेरी उंगली थामी। बेटी, अगर मैं ना रही तो घबराना नहीं, अरहम के साथ मजबूत रहना। मेरी बेटी अब आज़ाद है। मैंने जवाब दिया, अम्मा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम फिर साथ रहेंगे। अरहम हर लम्हा मेरे साथ था। वो अम्मा के लिए दवाई लाता, रिपोर्ट्स चेक करता और डॉक्टरों से सवाल करता, मगर वक्त ज़ख्मों से ज़्यादा बेरहम निकला। 3 दिन बाद सुबह 7 बजे नर्स ने आकर खबर दी, आपकी वालिदा नहीं रही। मेरे कानों में गूंज हुई, जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे में खामोश हो गई हो। अम्मा का वो चेहरा जो कभी हमारे दर्द का मरहम था, अब खामोश था। उनकी आंखें बंद थीं, माथे पर सुकून, जैसे वो किसी बोझ से आज़ाद हो गई हों। अरहम ने मुझे सहारा दिया। शिज़ा, आपकी माँ बहुत बहादुर थी, उन्होंने आपको बचाया। मैंने अम्मा की पेशानी पर हाथ रखा। अम्मा, आपने वादा किया था कि हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हमने उन्हें इज्जत से दफनाया। अरहम के वालिदैन ने मुकम्मल जिम्मेदारी उठाई। जनाजे में ज़्यादा लोग नहीं थे, मगर मेरे दिल में एक हुजूम था, यादों का, कुर्बानियों का, खामोशी का। उस दिन मुझे एहसास हुआ, आज़ादी एक दिन में नहीं मिलती, वो कीमत मांगती है। कभी खून, कभी सब्र, कभी अपनों की जुदाई। मैं आज़ाद हो चुकी थी, मगर अम्मा को खोकर। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे अम्मा को तलाश कर रही हूँ। दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरी माँ को जन्नत दे, जिन्होंने ज़िंदगी जहन्नम में गुजारती, मगर हमें उससे निकाल दिया। अम्मा को गए अभी 6 माह हुए थे। मैं और अरहम अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। रोज़मर्रा की मसरूफियात में भी एक खालीपन था, जो अम्मा की याद हर दिन भर देती। अरहम अक्सर मेरी खामोशी को महसूस करता, मगर कुछ कहता नहीं। मैं भी अम्मा के बारे में किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी। ये वो दुख था जो लफ्ज़ों से बाहर था। एक दोपहर जब मैं किचन में चाय बना रही थी, अरहम ने दरवाजे से आवाज़ दी, शिज़ा, वकील आया है, कुछ ज़रूरी बात है। मैं बाहर निकली तो वकील साहब बैठे थे। उनके हाथ में कुछ कागजात थे और चेहरे पर मामूल से मुख्तलिफ संजीदगी। बेटी, फरीद अहमद का पैगाम आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं ठटक गई। अब्बा, वो जेल में है, क्या कहने को बाकी रह गया है? उनका कहना है कि वो सिर्फ माफ़ी मांगना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, वो काफ़ी बीमार है। मैं खामोश हो गई, दिल में उलझन थी। अरहम ने आहिस्ता से कहा,
फैसला तुम पर है, लेकिन शायद कुछ सवालों के जवाब तुम्हें वहीं से मिले। 2 दिन बाद मैं अरहम के साथ जेल गई। मेरे दिल में कई सवाल थे, कई शिकवे, कई जख्म। मैं सोचती जा रही थी, क्या अब्बा वही होंगे या वो भी वक्त के साथ बदल गए हैं। जेल के कमरे में सर्दी थी, दीवारों पर नमी और फर्श पर अधूरा सा सुकून। मुझे अंदर ले जाया गया, एक कुर्सी पर बिठाया गया। कुछ ही देर में कमज़ोर लरसता हुआ शख्स अंदर लाया गया। ये वो फरीद अहमद नहीं थे जिनकी आवाज़ से हम कांपते थे। ये एक हड्डियों का ढांचा था, आंखों में अधूरा सा पानी और हाथों में रेशा। उन्होंने मुझे देखा और फौरन आंखें झुका ली। कुर्सी पर बैठते ही कहा, शिज़ा, तू आ गई। मैं सोचता था तू नहीं आएगी। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ देखा। उनकी आवाज़ पहले से कहीं मध्यम थी, जैसे अंदर का सारा जोर ख़त्म हो चुका हो। मैं बहुत बुरा बाप था। मैंने तुम्हारी माँ को मारा, बेटियों को बेचा, इज्जत छीनी। मुझे कुछ नहीं कहना, बस माफ़ी मांगनी है। क्यों? अब क्यों? मेरी आवाज़ खुद ब खुद बुलंद हो गई। जब अम्मा को कैद किया, जो बहनों को मिट्टी में दफन किया, तब सोचा था कि तुम्हें माफ़ी मांगनी है। उन्होंने सर झुका लिया। मैं पागल हो चुका था। मेरे मंगेतर ने मुझे छोड़ा तो मैंने औरत ज़ात से नफ़रत करना शुरू कर दी। तुम्हारी माँ उस नफ़रत का निशाना बन गई। बेटियां गुनाह लगने लगी। हम तुम्हारी बेटियां थी, तुम्हारे जिस्म से पैदा हुई। क्या हम तुम्हें दुश्मन लगते थे? वो रो पड़े। लटका था और आज हर रात ख्वाब में अम्मा आती है, तुम्हारी माँ, कहती है, फरीद अहमद, तू मेरा कातिल है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिज़ा, मैं सो नहीं सकता। हर रात वो मुझे पकड़ लेती है। मैंने आंखें मूंद ली। अम्मा का चेहरा याद आया, ज़ख्मी, कमज़ोर, लेकिन सब्र से लबरेज। तो फिर क्या चाहते हो? बस ये कि तू मुझे माफ़ कर दे और अगर हो सके तो केस वापस ले ले। मैं जेल में मरना नहीं चाहता, मुझे अपने घर में मरना है, जहाँ तुम सब कभी थे। मैं चुप हो गई। लम्हों की खामोशी के बाद कहा, मैं अम्मा की तरफ से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं खुद से कहती हूँ, जो तूने किया उसकी सज़ा दुनिया दे चुकी। अब जो बचा है वो अल्लाह देगा। मैं उठी, उनकी तरफ देखा। वो होंठों से कुछ पढ़ रहे थे, शायद इस्तग़फ़ार। ठीक है, मैं केस वापस ले लूँगी, लेकिन याद रखो, ये माफ़ी तुम्हें इंसाफ से बचा तो सकती है, मगर पछतावे से नहीं। बाहर निकल कर मैंने अरहम को सब बताया। केस ख़त्म कर दूँगी, उसे बाहर आने दूँगी, क्योंकि शायद कुछ लोगों को सज़ा से नहीं, पछतावे से मारना चाहिए। चंद दिन बाद अब्बा रिहा हो गए। उनके लिए वही पुराना खाली घर खोला गया, जहाँ हम कभी रहते थे। मैंने वकील के हाथ से वो कागज़ात भिजवाए, जिन पर दस्तखत करके मैंने मुकदमा वापस लिया था। अरहम ने पूछा, तुम्हें कैसा लगा उसे दोबारा देखकर? जैसे किसी याद को दफन करने के बाद अचानक वो कब्र खुल जाए, पर अब कुछ बचा नहीं। अब अपने बिस्तर पर बैठे रहते, खामोश, हर आहट पर झांकते। मुझे जब भी देखते, आंखों में वही खौफ होता, जैसे अम्मा का साया उनके साथ हो। मैं उनके लिए खाना भिजवाती, दवाएं भी भेजती, लेकिन अंदर से वो शायद पहले ही ख़त्म हो चुके थे। अब्बा अब बस एक नाम थे, एक निशान जो माज़ी की दीवार पर नक्श हो गया था, जिसे मिटाना मुमकिन न था, लेकिन देखा भी नहीं जाता था। और शायद यही उनके लिए असल सज़ा थी। अब्बा को घर लाए हुए कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। वो ज़्यादातर वक्त खामोश रहते, कभी कभार बुड़बुड़ाते और अक्सर एक ही बात दोहराते। मेरी माँ ख्वाब में आती है, कहती है, फरीद अहमद, तुम मेरे कातिल हो। मैं उनके लिए खाना भिजवाती, दवाएं वक्त पर देती, मगर हमारे दरमियान कोई बात नहीं होती थी। एक बार मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, शिज़ा, मुझसे एक काम करवाओ। मैं मरने से पहले अपनी दोनों बेटियों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आयशा और नौरीन। मैं ठटक गई। उनके मुंह से इन दोनों का नाम सुनकर जैसे वक्त एक लम्हे को रुक गया। मैंने पूछा, अब्बा, वो कहाँ है? क्या वो जिंदा है? वो खामोश हो गए, सिर्फ जेब से एक पर्ची निकाली जिस पर एक पता लिखा था। हाथ कांप रही थी। बोले, ये एड्रेस है, जाके देख लो, और अगर हो सके तो उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। चाहे वो मेरी शक्ल न देखे, मगर मरने से पहले उनकी खैर खबर जान लूँ तो शायद सुकून आ जाए। मैंने वो पर्ची ली और अगले ही दिन अरहम के साथ निकल पड़ी। जगह शहर से दूर थी, एक पुरानी वीरान आबादी के किनारे। गाड़ी कच्चे रास्तों से गुजरती हुई एक टूटे फूटे दरवाजे के सामने आकर रुकी। बाहर ताला लगा था और हमने दरवाजे के करीब जाकर देखा, यहाँ कोई तो है।
ताला नया लगता है। हमने मकामी एक शख्स से पूछा। उसने बताया यहाँ कुछ अरसे से 2 औरतें रहती हैं। उनके साथ एक बूढ़ी मुलाजमा है। लोग कहते वो किसी ने कैद कर रखी है, कोई आता जाता नहीं। ये सुनकर हमने पुलिस की मदद ली और मकान का ताला तोड़ा। अंदर दाखिल हुए तो स्टीलें दरा दीवारें, टूटे हुए फर्नीचर और अजीब सी बू ने इस्तकबाल किया। एक कमरे से हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हो। हम अंदर गए तो रोशनी की कमी के बायस कुछ नजर न आया, लेकिन जब आंखें अंधेरे की यादें हुईं तो जो मंजर देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी लम्हा था। कमरे के कोने में 2 चारपाइयाँ थीं, जिन पर 2 कमज़ोर जिस्म लेटे हुए थे। उनके जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज था, हाथ लागर, चेहरे थके हुए। मैं धीरे से उनके करीब गई और एक के चेहरे पर नज़र पड़ी। नौरीन आपी। उनकी आंखें मेरी आवाज़ पर लड़सी और जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में हल्का हो गया। शिज़ा, तू है? दूसरी तरफ से आयशा बाजी की भी आह निकली। हमने समझा हम सब भूल गए हैं। न रोती उनके पास बैठ गई। ये सब कैसे हुआ? अब्बा ने ये क्या किया? नौरीन ने हल्के से सर हिलाया। अब्बा ने हमें उन लोगों के हवाले कर दिया था जो औरत को चीज़ समझते हैं। मार, कैद, भूखा रखना। आखिरकार एक दिन अनवर और अबसार ने हम पर इतना तशद्दुद किया कि हमारी टांगें काम करना छोड़ गई। फिर अब्बा हमें यहाँ लाकर फेंक गया, किसी को बताए बगैर। मैंने अपने आंसू पोंछे। अब कुछ नहीं होगा, अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। हमने फौरी तौर पर अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाई और दोनों को शहर ले आए। उनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आईं और सब कुछ वही बताया गया जो हमने आंखों से देखा था। देरीना फालिज, हज़ाई किल्लत और जहनी सदमा। डॉक्टर ने कहा इलाज मुमकिन है, लेकिन वक्त और बहुत पैसा दरकार होगा। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। अब्बा की सारी जायदाद, वर्कशॉप, ज़मीन, घर सब फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया। वकील ने हैरत से पूछा, आपको पता है ना कि ये सब कुछ कानूनी तौर पर आपके वालिद की मलकियत है? मैंने जवाब दिया, हाँ, और वही शख्स उन बहनों की ज़िंदगी का ज़िम्मेदार भी है। वो अब कुछ भी नहीं चाहते, बस सुकून। अगर वो वाकई अपनी गलती मान चुके हैं तो उनकी जायदाद उनकी बेटियों के काम आनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में पैसा मिला और बहनों का मुकम्मल इलाज शुरू हुआ। फिजियोथेरापी, खसूसी नगहदाश्त और बेहतर माहौल, दोनों का वज़न बहाल होने लगा। आंखों में रोशनी वापस आई और जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आने लगा। मैं रोज़ उनके पास बैठती, पुराने किस्से सुनाती, अम्मा की बातें करती और हम तीनों आपस में वो सब बांटते जो बरसों से दिल में दफन था। आयशा ने एक दिन कहा, शिज़ा, अगर तो हमें ना मिलती तो हम शायद किसी अंधेरे में मर जाती। मैंने उनका हाथ थामा। आप दोनों मेरी रोशनी हो, तुम लोग बच गए, बस यही मेरी कामयाबी है। उधर अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो कभी दरवाजे से बाहर देखते, कभी खुद से बातें करते। माँ, तू माफ़ कर दे। शिज़ा ने सब ले लिया, मैं खाली हो गया। एक दिन मैं उनके पास गई। अब्बा, आयशा और नौरीन मिल गई हैं, इलाज शुरू हो गया है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे अब आखिरी बोझ भी उतर गया हो। बेटा जा, उनसे कहना मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। चंद दिन बाद अब्बा का इंतकाल हो गया। कोई शोर ना हुआ, कोई जनाजा बड़ा न था। मैंने खामोशी से दफना दिया और सिर्फ इतना कहा, अब्बा, जो तुमने खोया शायद वो दुनिया की कोई ताकत वापस ना सके, लेकिन आज तुम्हारी बेटियां जिंदा हैं। शायद तुम्हें इस लम्हे का इंतज़ार था। जुल्म जितना भी पुराना और ताकतवर हो, सच और सब्र आखिरकार उसे शिकस्त दे देते हैं। मोहब्बत, माफ़ी और हिम्मत वो चिराग हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं।